हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोज हु आर न्यू, माय नेम इज रेहाना। तो चलिए आज के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको नए नए फेसेस देखने को मिलेंगे। हम गेस्ट इनवाइट करेंगे जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम पूछेंगे उनसे, तो जिससे आप लोगों को और एक्चुअल में पता चलेंगी चीज़ें कैसे होती हैं और हम जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम करता है उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो ये मेन पर्पस है। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस हम अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे। सो आज मैंने एक गेस्ट को इनवाइट किया है और जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के उनको इन्वाइट करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। Thanks for having me, Rihanna. So, first of all, my name is Vishal and I have my channel on Program Hub. So, अगर मैं अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, सो मैं अगर अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूं, सो फ्रॉम 2012 मैं एज एन फ्रीलांसर वर्कआउट कर रहा था। सो फॉर मोर देन 5 years एज इन मैंने फ्रीलांसर वर्क किया। उसके बाद में मैंने शिफ्ट किया इन डिजिटल बिजनेस लाइक डिजिटल मार्केटिंग एज वेल एज बिजनेस कंसल्टेंसी। सो काफ़ी सारे बिजनेसेस एंड टेक कस्टमर्स को मैंने लाइक बिजनेस कंसल्टेंट्स प्रोवाइड किया। बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी हमने काम किया। फिर उसके बाद में हमने डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स में भी शिफ्ट किया और करंटली मैं एक एज एन पार्ट ऑफ नेटवर्क काम करता हूँ जो मेरा चैनल है प्रोग्राम हब। एंड मोस्ट ऑफ दी फॉलोअर्स शायद ऑलरेडी जानते होंगे कि मेरे पास मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पे 54,000 अराउंड फॉलोअर्स हमारे पास में हैं। सो दैट इज़ एन शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इंट्रोडक्शन। सो आपने फ्रीलांस मतलब जो बहुत सारी अपवर्क फ्रीलांस तो वहाँ से ही शुरुआत करी थी या फिर कोई आपका स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जहाँ से आप फ्रीलांस करते थे? नहीं, मेरी शुरुआत जो हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने प्रोजेक्ट लिया था वो फ्रीलांसिंग ही प्रोजेक्ट था। 12th स्टैंडर्ड में मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने लिया था। ओके। सो दैट वाज एन वेबसाइट प्रोजेक्ट जो इवेंचुअली मुझे जस्ट एक रेफरेंस के थ्रू मिला था। ओके। सो वो मेरा जर्नी था जो मैंने सबसे पहला स्टेप लिया था फ्रीलांसिंग में, और कोई और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से नहीं, मैंने शुरुआत ही फ्रीलांस से की थी। और उसके बाद में इवेंचुअली फिर मुझे कुछ साल लगे और चीज़ों को सीखने में। जो सबसे वहाँ पे जो सबसे फ़नी फैक्ट है वो ये है कि जब मैंने फ़र्स्ट प्रोजेक्ट लिया था तो वेबसाइट में स्टैटिक वेबसाइट या फिर डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है वो भी मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये वेबसाइट होती है। सो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ, मेरी जो जर्नी थी बहुत ही अर्ली स्टेज पे शुरू हुई और मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि उतना अर्ली स्टेज पे, क्योंकि मैं शुरू कर पाया अपनी जर्नी को 2012 के आसपास में। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी जल्दी काफ़ी चीज़ों को सीख पाया। राइट, क्योंकि एक्चुअली में फ्रीलांस में कोई प्रोजेक्ट को लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी लोग बहुत पूछते हैं कि फ्रीलांस में कैसे अप्रोच करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को फ्रीलांस से प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते हैं। बट आपने उस अर्ली एज से स्टार्ट किया फ्रीलांस का, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। राइट। जैसे मैं जो एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा सभी लोगों से वो ये है कि कभी भी कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। जैसे कि यूजुअली लोग डिपेंडेंट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया या फिर फाइवर वगैरह हो गया, तो लोग यूजुअली मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो फ्रीलांसिंग में मैंने कभी भी कोई भी ऐसे मतलब पहली बात तो अपवर्क ने मेरा प्रोफाइल ही रिजेक्ट कर दिया था। वो क्यों किया था मुझे वो पता नहीं है। तो हमने उसके लिए काफ़ी बार क्लेम भी किया बट वो रिवाइव नहीं हुआ। और freelancer.com पे मैं था कुछ समय के लिए, लेकिन उस पर भी मैंने कभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिए नहीं। मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स मुझे मिले वो रेफरल बेसिस पे ही मिले, या तो किसी के रेफरेंस के थ्रू ही, मतलब हमेशा ज़्यादातर मिल गया था मुझे। एक क्लाइंट सेटिस्फाइड था, उसने सेकंड क्लाइंट दिया, सेकंड ने थर्ड दिया था। इस तरीके से करते करते मोर देन 50 क्लाइंट्स तक हमने वर्क किया। स्टार्टअप से लेके लाइक 30 ईयर्स तक के जो एक्सपीरियंस्ड कंपनीज थे उनके साथ में भी हमने काम किया। तो ओवर इन ऑल काफ़ी अच्छा जर्नी रहा, लेकिन मैंने कभी भी कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे रह के कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा कि यही प्लेटफॉर्म मुझे देगा, मतलब प्रोवाइड करेगा जॉब को। ओके। सो अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अगर फ्रीलांस पे कोई जाता है तो उसकी प्रोफाइल मैटर करती है या फिर उनका जो है जो भी एक्सपीरियंस, जो भी जिस तरह से वो बिड करते हैं, मतलब जो मैसेज उनको भेजते हैं वो मैटर करता है या प्रोफाइल ज़्यादा इफेक्ट डालती है? दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, मैंने जब फ्रीलांस पे शुरू किया था freelancer.com पे, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं ऑलरेडी मेरे पास में 4 years का एक्सपीरियंस था।
मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करते हुए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हुए ऑलरेडी 4 इयर्स हो चुके थे। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम उस प्लेटफॉर्म पे गया तो फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे मुझे जानने वाला कोई नहीं था। ओके। तो एक चीज़ जो वहाँ पे मैटर आउट करती है, देखिए बिड करना भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है कि हम लोअर प्राइस में बिड नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि लोअर प्राइस हमको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब एक वेबसाइट को $10 में मैं नहीं बना सकता हूँ। करेक्ट। दूसरी चीज़, अब सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड कराना कि मैं वैल्यूबल इनफ हूँ, मुझे मैसेज करके पूछे भी, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा प्रपोजल होता है। तो वो प्रपोजल में क्या चीज़ देखना चाहता है, वो हमारा प्रोफाइल देखना चाहता है। राइट। तो हमको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि हम 4 इयर्स एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी हैं, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं इस पे फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो ये चीज़ को मेंशन इन हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये चीज़ को मेंशन ज़रूर करना चाहिए कि बिकॉज आई एम ओवर हियर न्यू, आई डोंट माइट बी हैविंग एनी रेटिंग्स और रिव्यूज़, बट येस आई डू हैव a 4 years of experience in certain field, or these are my portfolios or profile that I have already worked upon, so that you can have a look, because क्योंकि हमारे पास में यूजुअली वहाँ पे रेटिंग्स और रिव्यूज़ फर्स्ट टाइम नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास में एक प्रोफाइल है शेयर करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर वर्क कर सकते। एक बार में आपके पास में एक प्रोजेक्ट भी अनलॉक हो गया और आपके पास में एक 5 स्टार रेटिंग मिल गया, तो फिर प्रोजेक्ट्स ओपन अप हो सकते हैं। लेकिन वो फर्स्ट प्रोजेक्ट ओपन अप करने के लिए आपका प्रोफाइल ही होगा जो प्रोजेक्ट ओपन अप करवा सकता है। करेक्ट। So thank you so much विशाल for sharing your freelance experience। ये एक्चुअली में बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो आपने फ्रीलांस वर्ड का जिक्र किया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्वेश्चंस इस पे भी पूछ लेते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए, अब थोड़े से मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट कर रखे हैं जो कि वो आपसे पूछ लेते हैं, आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका क्या परसेप्शन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस है, मतलब हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड में कितना डिफरेंस है, या फिर कौन फ्रंट एंड होता है, कौन बैक एंड होता है। आपका जो परसेप्शन है वो आप एक बार इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने स्पेसिफिकली मैंने जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने फ्रंट एंड पे भी काम किया है, बैक एंड पे भी काम किया है, और दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंस की हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं फ्रंट एंड पे कुछ चीज़ें शेयर करूं तो फ्रंट एंड क्या होता है, तो फ्रंट एंड वो फर्स्ट यूज़र इंटरफेस होता है जो कस्टमर्स को या पीपल जब विजिट करते हैं किसी भी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को, जो फर्स्ट इंटरफेस के साथ में जो वो इंटरेक्ट करते हैं, वो फ्रंट एंड हमारा होता है। जिसको बनाने के लिए यूजुअली हमको, अगर हम टेक्नोलॉजी स्टैक वाइज जाएँ तो वहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 बेसिक एसेंशियल नीड्स हैं उसको बनाने के लिए। उसी के साथ में अगर हम बैकएंड में बात करें तो बैकएंड वो हमारा मेजर पार्ट होता है जो ओवर इन ऑल आपके सिस्टम को होल्ड करता है, जहाँ पे आपका जो भी फंक्शनैलिटीज़ है, जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके बैकएंड में हो रही हैं। जैसे कि आप एक वेबसाइट में अगर पेमेंट चीज़ हो रहा है तो पेमेंट को मैनेज कैसे किया जा रहा है, एक कस्टमर अगर पेमेंट करा तो उसको ईमेल जा रहा है तो वो ईमेल मैनेज कैसे, वो सारी चीज़ें जो मैनेज की जाती हैं वो बैकएंड से की जाती हैं। तो अब बैकएंड में अगर हम बात करें तो बैकएंड में फिर हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी स्टैक है उसमें हम यूजुअली अगर मोस्ट बेसिक वे में अगर हम देखें तो PHP होता है एक, उसके साथ में फिर जावास्क्रिप्ट के भी आजकल काफ़ी सारे लाइब्रेरीज आ गए जैसे कि Node.js वगैरह, आज के समय में Express.js हैं, तो ये सारी चीज़ें अब यूज़ होने लगी हैं जो कि मॉडर्न स्टैक हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में है। उसी के साथ में और भी अब तो काफ़ी सारे एक्चुअली अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी स्टैक बढ़ने लगा। पहले के टाइम में तो सिर्फ PHP हुआ करता था, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी स्टैक में काफ़ी एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। तो ओवर इन ऑल जो चीज़ें एक एडमिन पर्सपेक्टिव से होती हैं, जहाँ पे मतलब एक एडमिन इंटरेक्ट करता है अपने सिस्टम के साथ। अब एडमिन इंटरेक्शन मतलब होता है कि आप अगर एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जो कि ई-कॉमर्स के लिए, तो आप किस तरीके से स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, कौन से कस्टमर्स आपके सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं, किस टाइम पे लॉगिन कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के साथ में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप जो सिस्टम यूज़ करें वो एक बैकएंड सिस्टम है। और बैकएंड को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हाईली लॉजिकल सिस्टम है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब रीवायरिंग करनी पड़ती, पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू हम समझ सकते हैं। और फ्रंट एंड जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है कोई भी सिस्टम में क्योंकि यूज़र को आपके बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है। यूज़र को जो भी नीड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रंट एंड से, क्योंकि उसी के साथ में वो इंटरेक्ट कर रहा है।
तो इसीलिए एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम कस्टमर पर्सपेक्टिव एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। करेक्ट करेक्ट, मतलब दोनों इक्वल ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर फ्रंट एंड की बात करें या फिर हम बैक एंड की बात करें। बिल्कुल, दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहता है और सब यही सोचते हैं, तो वो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो फ्रंट एंड हमें किस हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए? जैसे मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के दिमाग में कि फ्रंट एंड हमारा ईजी होता है एज कम्पेयर टू बैक एंड। सो मतलब आपका इस पर क्या मानना है? क्या हमें फ्रंट एंड इसलिए चूज़ करना चाहिए कि वो ईजी है बैक एंड से, या फिर आपके हिसाब से क्या सोच के? देखिए, अगर मेरे हिसाब से मैं इसके ऊपर अपना एक मतलब एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि फ्रंट एंड ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू बैक एंड, तो ये बहुत ही गलत थॉट है। क्योंकि एक चीज़ को बिल्ड करना जो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव में बेटर है, वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंस की होती है, वो ईजी नहीं होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा इशू देखा है, और बहुत से मेरे ऐसे फ्रीलांसिंग कलीग्स भी रहे हैं जो मेरे साथ में काम करते थे, तो मैंने यूजुअली देखा है कि बैक एंड तो बहुत अच्छा बना लेते हैं वो, लेकिन फ्रंट एंड नहीं बना पाते। तो इस चीज़ को सोचना कि फ्रंट एंड कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है, ये बहुत ही बड़ा एक मतलब मिसकंसेप्शन है। मैं अभी रिसेंट बेसिस पे अगर आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो अभी लास्ट ईयर हम कोलैबोरेटिवली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिस पे मैं सिस्टम इंजीनियरिंग का काम कर रहा था एंड डिज़ाइनिंग का। सो उसमें जब मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, सो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था उसका फ्रंट एंड एंड बैक एंड को डेवलप करने के लिए जो पीपल रिस्पॉन्सिबल थे, तो उन्होंने जब प्रोडक्ट रेडी किया तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बैक एंड तो बना लिया, लेकिन फ्रंट एंड जो था वो नॉन यूजेबल था और नॉन डिलीवरेबल था। ऐसे केस में जब आपका फ्रंट एंड मतलब कि आपका यूज़र इंटरफेस जो है वो इंटरैक्टिव नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया वैसे प्रोडक्ट का, क्योंकि यूज़र उसके साथ में इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, उसको सिंप्लिसिटी मिल ही नहीं रही है। अब डिज़ाइनिंग को समझना कि अच्छा ठीक है, मतलब HTML CSS ही यूज़ होता है तो उसमें कौन सा बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। देखिए, यही मिसकंसेप्शन होता है जो अक्सर लोगों को इस जगह पे लेके आता है कि फ्रंट एंड बहुत इजी होता है। देखिए, HTML CSS लर्न करना इजी है, लेकिन उसको यूज़ करके एक अच्छा फ्रंट एंड क्रिएट करना, एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करना, ये अभी भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। राइट। बहुत सारे लोग होंगे जो शायद से मतलब एक अच्छा मतलब डिज़ाइन क्रिएट ही नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, उनको HTML CSS के हर एक स्क्रिप्ट याद होंगे, हर एक कोड पता होंगे, हर एक एट्रीब्यूट पता होंगे, लेकिन शायद से ही वो एक अच्छा यूज़र इंटरफेस या फिर फ्रंट एंड बना सकें उसको यूज़ करके। अगर मैं अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं वर्क कर रहा था एक प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे फाइनल ईयर में, 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो हमारे पास में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जिसमें मेरा काम था बैकएंड का काम था। सो मैंने कंप्लीट बैकएंड सिस्टम रेडी कर दिया, और मेरे साथ में 3 और लोग थे जिन्होंने कहा कि हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने इसलिए उसको चूज़ किया था कि फ्रंट एंड कंपैरेटिवली इजी होता है देन द बैक एंड। अब उन्होंने जब मैंने फाइनली फ्रंट एंड मतलब बैक एंड बना के उनको पास ऑन कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो बनाना शुरू किया उन्होंने, तो उनको ऐसे लगने लगा कि अब भाई ये कौन सा मतलब ये कौन सा रॉकेट साइंस फार्मूला मिल गया है कि अब इसको मतलब कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये चीज़ को समझना कि बहुत ही सिंपलिस्टिक होता है, और ये सिर्फ वैसे लोग करते हैं जो मतलब जिनके पास में ज़्यादा दिमाग नहीं है या जो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो ये बहुत ही रॉन्ग मिसकंसेप्शन है। देखिए, आप अपने पैशन से जा सकते हैं यहाँ पे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है मार्केट में। आज के समय में भी वैसे फ्रीलांसर्स को फाइंड करना जो एक अच्छा मतलब फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सके बहुत ही मुश्किल है। खास करके मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे आज तक इतने अच्छे फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स कभी नहीं मिले। ओके हाँ, एक्चुअल में ये होता है, क्योंकि अगर आप HTML की बात करें, जैसे आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि अगर HTML डेवलपर कोई खुद को बोल रहा है, दैट मीन्स कि उसको ज़्यादा कुछ नहीं आता है या फिर बहुत ही सिंपल है। हाँ, सिंपल हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग में सिंपल है, बट एक एंड तक वो स्टार्टिंग में सिंपल होती है, बट जब आप उसको स्टैंडर्ड तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करना है, वो सबको नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि HTML बहुत सिंपल है, या फिर HTML ही सिर्फ नहीं यूज़ होती है फ्रंट
फ्रंट एंड में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, एंगुलर, रिएक्ट, तो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रंट एंड ईजी है तो हमें ले लेना चाहिए या फिर बैक एंड ईजी नहीं है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसका इंटरेस्ट किसकी तरफ है। अगर मुझे इंटरफेस डिज़ाइन करने में या फिर डिज़ाइन आइडियाज़ ही नहीं आते हैं और फिर हमने फ्रंट एंड ले लिया कि जस्ट बिकॉज हमारा फ्रंट एंड ईजी है, तो हम उसको सोच ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे। सो इस टाइम किसी के लॉजिक्स अच्छे हैं बट उसको लगता है कि फ्रंट एंड अच्छा है, फ्रंट एंड का, तो वो बैक एंड में ही अच्छा करेगा। तो इट डिपेंड्स कि उसका इंटरेस्ट किस तरह से है, फ्रंट एंड में है या बैक एंड में है, उसको उसी अकॉर्डिंग अपना जो टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रोफाइल है, वो चूज़ करना चाहिए। ऐसा मुझे भी यही लगता है। बट मैंने देखा है बहुत लोग यही सोचते हैं कि फ्रंट एंड ईजी है, बैक एंड टफ है, या फिर बैक एंड में ज़्यादा पैसा है, फ्रंट एंड में कम है। मैंने ये सारे भी चीज़ें मतलब लोगों के मुँह से सुनी है या फिर मैंने ऐसे पोस्ट देखे हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ बैक एंड में शायद पैसा भी कम है, फ्रंट एंड में पैसा कम है, बैक एंड में ज़्यादा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, एक होता है डिफरेंस क्रिएट करना दोनों प्रोफाइल्स पे, तो ये काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ये तो अक्सर ही होता है। और मैं एक चीज़ लेकिन यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वे से स्किलफुल हैं तो आपको आपकी वैल्यू मिल सकती है। जैसे आज के टाइम में भी अगर हम कहें तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें, एक फ्रंट एंड डिज़ाइनर को सर्च करना जो कि अच्छा फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सके, वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना कि एक अच्छा बैक एंड डिज़ाइनर सर्च करना है। तो क्योंकि आज के समय में बैक एंड डिज़ाइनर क्योंकि बैक एंड में कोई डिज़ाइन नहीं है, उसमें आप कैसे भी कोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका सिस्टम रन करना शुरू कर सकता है। शायद से आपका बैक एंड में उतना आपको डिज़ाइन की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आप बैक एंड पर्सपेक्टिव से फ्रंट एंड को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो एक फ्रंट एंड डिज़ाइनर को आज के समय में सर्च करना जो अच्छा फ्रंट एंड बना सके, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। और इसी के साथ में एक फ़नी फैक्ट ये भी बताऊंगा मैं कि बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि जो डॉक टाइप HTML हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं फर्स्ट लाइन पे HTML में जब हम करते हैं, वो किस लिए होता है वो भी नहीं पता होगा, और उसका मीन क्या है और किस तरीके से डिफरेंट ब्राउज़र्स के लिए हम कंपैटिबिलिटी को मतलब रिजॉल्व करें। जैसे हर ब्राउज़र अलग वे से वर्कआउट करता है, सफारी अलग वे से वर्क करता है, फिर क्रोम अलग वे से वर्क करता है। जैसे कई बार हमने प्रोजेक्ट्स में जब काम किया तो हमने देखा है कि क्रोम में वो प्रॉपरली शो होता है, लेकिन एक आधा चीज़ें जो होती है सफारी में आके अलग हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें, ये जो पार्ट आते हैं, ये हायर लेवल ऑफ टास्क हैं, ये एडवांस लेवल ऑफ फ्रंट एंड हम कह सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में तो सब कुछ सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन एट द एंड ऑफ द जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, जब आप एक एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करें और जब आपके पास में ऐसे माइनर लेवल ऑफ क्रिटिकलिटीज़ आते हैं जहाँ पे आपको ब्राउज़र सपोर्ट को भी देखना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मतलब एक्चुअल में फिर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग आती हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच विशाल अपना परसेप्शन शेयर करने के लिए। ये आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने सोचा था पूछेंगे कि फ्रंट एंड बैक एंड को लेके ये जो एक फाइट टाइप का होता है, लोग इसमें सोचते हैं, उसमें लोगों को कंपेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच इस पे परसेप्शन शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और जिसमें हम आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे। सो आपने अपनी जर्नी लाइक अपना जो कोडिंग का चीज़ें हैं वो कब स्टार्ट करी, कॉलेज टाइम पे या फिर कॉलेज के बाद आपको लगा कि हाँ कोडिंग होती है कुछ, या फिर इस पे आप अपना स्कोप आपका अच्छा है, या मतलब ये सारी चीज़ें आपने कैसे स्टार्ट करी, और आप बिगिनर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इसके अकॉर्डिंग कि स्टार्टिंग में उनको कब प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करना चाहिए या फिर किस तरह से उनको चीज़ों को ग्रास्प करना चाहिए। तो आप उस पर क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं प्रोग्रामिंग में, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने डेवलपमेंट करना या फिर मतलब मैंने जो फर्स्ट टाइम सीखना शुरू किया था, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने सीखी वो C++ था। और वेब डेवलपमेंट में मैंने जब शुरुआत की तो मैंने HTML CSS से ही की थी। लेकिन मेरी शुरुआत मैंने जब की थी तो वो 10th स्टैंडर्ड के एग्जैक्ट बात थी। एक्चुअल में HTML CSS तो मैंने 8th स्टैंडर्ड में ही सीखा था, अराउंड 2008 में, जो कि काफ़ी बिगिनर स्टेज था क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था 2008 में। इंटरनेट के लिए हमको फिर कभी साइबर कैफ़े वगैरह में जाना पड़ता था। इंटरनेट थे लेकिन इतना फ्रीक्वेंट अमाउंट ऑफ इंटरनेट नहीं था कि हम इतनी आसानी से ग्रास्प कर सकें ये सारे नॉलेज को या इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग सर्च कर सकें। राइट। तो
थोड़ा बेसिक नॉलेज मैंने 8th स्टैंडर्ड से लेना शुरू कर दिया था, मतलब थोड़ी कुछ कहीं ना कहीं से कहीं पे कुछ बुक्स वगैरह मिल जाती थी तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीख ली थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब कंप्यूटर पे हैंड्स ऑन हुआ तो फर्स्ट टाइम मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद में ही HTML वगैरह पे वर्क करना शुरू किया। और मैं एक चीज़ बस बताऊंगा कि यूजुअली लोग डिपेंडेंट होते हैं अदर पीपल पे किसी चीज़ के लिए सीखने के लिए, राइट। क्योंकि मैं एक ऐसे एरा से इवॉल्व करता हूँ जहाँ पे हमारे पास में हम उस टाइम पे हमारे पास में इतना फ्रीक्वेंट एंड इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं था लर्निंग के लिए। जैसे 2011 के आसपास में इतना ज़्यादा इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, और मेरे पास तो स्पेसिफिकली इंटरनेट अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। मेरे पास में जब मुझे इंटरनेट मिला तो अराउंड 2014 में कह सकता हूँ। उसके पहले तो मोबाइल में जो GPRS नेटवर्क थे तो उसी पे मैं वर्कआउट तो मैं सेल्फ लर्नर रहा हूँ, और मैंने 11th स्टैंडर्ड के आसपास में मैंने HTML CSS से शुरुआत की, और 11th स्टैंडर्ड में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डेटाबेस वगैरह की भी सीखी। एंड फर्स्ट टाइम मैंने एक मतलब डेटाबेस प्रोजेक्ट भी बिल्ड किया था 11th स्टैंडर्ड 2011 में ही। तो मेरी जर्नी काफ़ी जल्दी शुरू हुई थी, और मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम मतलब लगाया, और मैंने मोस्टली जो चीज़ें सीखी हैं वो बुक्स वगैरह से सीखी हैं। मतलब मैं कॉन्स्टेंटली रीड करता रहता था, प्रोग्रामिंग की बुक्स वगैरह मिल जाती थी जहाँ से भी, लाइब्रेरी में मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, तो उन सारी चीज़ों से पढ़ के फिर मैंने सीखा है। अब आज के समय में तो अगर मैं देखूँ तो आज के समय में कंपैरेटिवली लर्न करना काफ़ी आसान हो गया है। अब यूट्यूब पे ही आपको कितने सारे मतलब ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, अगर आपको फ्री में ही चाहिए। अगर आपको पेड भी चाहिए तो यूडेमी वगैरह पे 300-400 रुपये में आजकल तो कोर्सेस मिल जाते हैं अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स के, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस हो सकते हैं। उसी के साथ में और भी बहुत सारे अब प्लेटफॉर्म्स एंड मीडियम्स बढ़ चुके हैं आज के समय में। ब्लॉग्स वगैरह भी देखेंगे तो, और जितना ज़्यादा कॉमन आज के समय में इंटरनेट हो गया, इंटरनेट की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली कोई कोर्स कभी नहीं लगाया लाइक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर बैकएंड वगैरह सीखने के लिए। मैंने जो भी चीज़ सीखी है या तो बुक से सीखी है खुद पढ़ के, या तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस मिल गया किसी का तो थोड़ा बहुत उनसे सीख लिया। देखिए, सभी लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सीखने के लिए आज के समय में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है, लेकिन एक चीज़ जो मैं रेकमेंड करता हूँ हर एक पर्सन को कि सीखना देखो गलत नहीं है, लेकिन गलत पर्सन से सीख लेना वो गलत है। तो आप जिसको भी चूज़ कर रहे हैं, लाइक जिस पर्सन को भी चूज़ कर रहे हैं कि ठीक है मैं इससे सीखने वाला हूँ, तो वो पर्सन सही होना चाहिए। सही होना चाहिए मतलब आपके पास में वो प्योरीफाइड नॉलेज आ रही है, मतलब ऐसा नॉलेज नहीं आ रहा जो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड है। आपके पास में डायरेक्ट अगर आपको नॉलेज मिल रही है कि हाँ ये चीज़ एकदम डायरेक्टली आपको मतलब डायरेक्टली आ रही, क्योंकि बुक्स वगैरह जो होते थे तो उसमें तो एक एक लाइन इतनी डीपली एक्सप्लेन की जाती थी जितना आज के समय में कभी हम शायद नहीं देख सकते हैं। PHP वगैरह का कभी आप एक कोड ओपन कर लो तो वहाँ पे उसको इतना डीपली उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक एक कोड को, एक एक सिंटैक्स को, जो अभी इतना फ्रीक्वेंटली हमको देखने को नहीं मिलता। अब जस्ट ये ऐसा होता है कि हाँ ठीक है ये काम करना है तो ये सिंटैक्स है। तो आप जो भी इंस्ट्रक्टर को चूज़ कर रहे हैं वो ये देखिए कि वो इंस्ट्रक्टर कितना मतलब बेटर इंस्ट्रक्टर है। और मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि इंस्ट्रक्टर को बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना चाहिए कि किससे आप सीखने वाले हैं। तो ये मेरा लर्निंग प्रोसेस के लिए मेरा रिकमेंडेशन है सभी लोगों को। सो थैंक यू सो मच विशाल अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। वैसे आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि आपने बहुत पहले शुरू किया था सारी चीज़ें। उस टाइम तो लोग शायद अगर हम अपनी ही बात करें तो मैंने भी कॉलेज टाइम पे ही ये लैंग्वेजेस एंड ऑल पढ़ना शुरू किया था। सो विशाल, लास्ट में आप कोई ऐसे टिप कुछ हमारे जो कम्युनिटी है उनको देना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं एक लास्ट टिप्स सबके साथ में शेयर करूं तो वो होगा कि ऑर्गेनाइज़ करना सीखिए। आप अपने जो भी नॉलेज हैं, आप जो भी सीख रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करना सीखिए, क्योंकि नेपोलियन हिल इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं उनके बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कि जो मिसिंग लिंक है वो ये है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड यूज़ नॉलेज आफ्टर यू एक्वायर इट। तो नॉलेज को एक्वायर करना एक बार इजी है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करके रखना कि अगर बाद में आपको कभी उसकी नीड पड़े तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकें, ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ होती है जो यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं। तो ये एक वो टिप होगा जो मैं सभी लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि जब भी आप लर्न करें तो नोट्स लीजिए, लिखिए, उसको कहीं ना कहीं लिखिए, डॉक्यूमेंट करिए और उसको स्टोर करके रखिए कि अगर 4 साल बाद 5 साल बाद भी आपको उस चीज़ को यूज़ करना पड़े
तो वो चीज़ आपके पास में अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में। तो ये एक मेरा फाइनल टिप होगा आप सभी लोगों को। एंड रियली रियली थैंक्स फॉर यू हैविंग मी। Okay, thank you so much विशाल for sharing tip and thank you so much for coming, अपना टाइम देने के लिए, टाइम निकालने के लिए। ये आज का जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, आई थिंक हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होता है तो वो भी आप पुटअप कर सकते हैं, तो हम लोग उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।